Hello students, this is the this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज, यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा, यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं, यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहाँ पर डाउनलोड कर लें और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, चैप्टर 3, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। We have already discussed 3 assumptions or concept and 4 accounting principles. So today is the 5th accounting principle which is used. This one is very also important. Fifth principle है principle materiality. According to this, only factual or material facts are recorded only. इसके अकॉर्डिंग मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ओनली फैक्चुअल, जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, जिन आइटम्स का लेन देन फर्म के अंदर होता है और उनका फैक्ट चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उन चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अनफैक्चुअल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते इसमें। अब इसमें 2-3 बात और हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। इट मे हैपन दैट वन फैक्ट इज मटेरियल बट नॉट अनदर। यहाँ पर यदि आप फैक्ट को देखें, वन के लिए फैक्ट है लेकिन अनदर के लिए ये लेस इम्पोर्टेंट आइटम है। तो आपने देखना है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ये आइटम आपको रखनी है या नहीं रखनी, तो ये आपको रखनी चाहिए। दैट इज द मटेरियलिटी। जो आइटम एक बिजनेस के लिए फैक्चुअल हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है, दूसरे के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रिंसिपल में हम इसी बात का ध्यान रखें। वो कहता है आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट आर नॉट डिस्क्लोज। यदि हमारी इनसिग्निफिकेंट आइटम है, जो हमारे मतलब की नहीं है, जो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है जिनकी, तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। इन significant items are not considered in the accounts। उसकी फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि मटेरियलिस्टिक आइटम्स आल्सो कंसीडर, अदरवाइज लेफ्ट देम। प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसका मतलब होता है
सेफली, और इसका मतलब होता है वाइजली, विवेक से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल प्रॉफिट्स, यहाँ कहता है दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्लेइंग सेफ। कोई भी कंपनी है प्लेइंग सेफ, उसे अपने आप को बचा बचा कर आगे बढ़ाना होता है। तो इस कंजर्वेटिज्म, इसकी वजह से, प्लेइंग सेफ की वजह से वो कुछ ना कुछ चीज़ों को कंजर्व करती है, और यही उसका विवेक है, यही उसकी वाइजनेस है, ये एक आधार है अकाउंट्स का, प्रिंसिपल है। इसमें 3-4 बातें आ रही हैं, जैसे नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। 2 तरह से किया जा सकता है, एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट रुपीज़ 120 है और मार्केट प्राइस 160 रुपये भी हो सकती है और 100 रुपये भी हो सकती है। तो हमने इसमें रूल बना रखा विच एवर इज दिस, तो हम इस पे करेंगे, और यदि इसका और इसका मैचिंग है तो फिर हम इस पर करेंगे। तो इसमें एक प्लेइंग सेफ गेम कंपनी यहाँ पर रखती है कि जो दोनों में कम है उस पर हम अपने अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, और जिससे कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस की इंटेलिजेंट एक वाइजनेस अप्रोच उसके अंदर बनती है। नेक्स्ट कहता है क्रिएशन ऑफ द डाउटफुल डेट। समटाइम यू हैव टू रिसीव लॉट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द मार्केट, और फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व। यहाँ पर एक रिजर्व आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज करिए ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की, ठीक। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया, ये रिजर्व है हमारा 12,000 रुपये का। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट मैंने दे दिया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹94,000। तो आप देख लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी उसकी वैल्यू कितनी लगी 94, तो ये 94 में कितने का गैप आ गया 6,000 का। तो ये 6,000 रुपये हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें जो डाउनफॉल आएगा उसके लिए हमने एक सेपरेट रिजर्व रखा हुआ है, और ये एक प्रूडेंस अप्रोच, इसी को कंजर्वेटिज्म कहा है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे रखा जाता है कि जो डाउटफुल चीज़ हैं, जिनका आपको ऐसे लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई नुकसान होगा, तो उनसे बचने के लिए आप पहले से ही कोई चीज़ कंजर्व करके चल रहे हो, बचा बचा के चल रहे हो, सेफ्टी पॉइंट लेकर चल रहे हो, वाइजली लेकर चल रहे हो। तो ये एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल अकाउंट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। नंबर 7 है हिस्टोरिकल कॉस्ट। सपोज करो आपने एक मशीन परचेज की है, एक मशीन आपने परचेज की है फॉर ₹2 लाख। अब 2 लाख रुपए की इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। मार्केट वैल्यू सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में इसकी कुछ ना कुछ अलग होगी। वैसे जाए तो लेस डेप्रिसिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू रहेगी 1,80,000, लेकिन मार्केट में वैल्यू हो सकता है 2,20,000 की चल रही है। तो हम इस वैल्यू पर ही इसकी काम करते हैं, जो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर ही हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं, और इसी पर सारा अकाउंट आगे फॉरवर्ड होता है उस असेट का। इट इज़ वेरिफिएबल कॉस्ट, इट इज़ जस्ट गोइंग कंसर्न। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 2 लाख रुपये हम मशीन पर खर्च किए हैं, ये लंबे समय तक ये यूटिलिटी के लिए काम आएगा, मतलब ये मशीन कई सालों तक चलेगी और हमारे काम आएगी। तो गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है, उस पर ये बेस्ड है प्रिंसिपल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पर आपने परचेज किया उसी पर आप रिकॉर्ड करें उसे। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ द असेट आर डिफरेंट वैल्यूअर
इसकी मार्केट वैल्यू अलग अलग वैल्यू से, यदि ए से कैलकुलेट कराई तो 2,20,000, बी से कराई तो कोई और आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही काम करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक है, असेट फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जिन असेट के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता उन असेट को रिकॉर्ड नहीं करते, केवल उन्हीं असेट को रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए हम पेमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो उसी कॉस्ट पर लगाते हैं, हम मार्केट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, समटाइम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल cost may not be useful for the historical cost पर based item। कई बार यूजलेस होती हैं इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए करंट वैल्यू की ज़रूरत होती, पुरानी वैल्यू की कई बार जरूरत नहीं होती। तो ये प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पर आप देखेंगे नोट्स में सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि जितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है और उससे रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस आपका होना चाहिए, तो ये पीरियड वाइज सेम होना चाहिए, सेम पीरियड का होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे क्या है कि जितना आपने कमाया उससे रिलेटेड कितने पैसे खर्च हुए वो एक मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कमाए 10,000 रुपये और आपके खर्च हुए इस साल 4, लेकिन आपने पिछले 3 खर्चे भी जोड़ दिए और आपने कहा प्रॉफिट मेरा जो हुआ है वो 3,000 का हुआ है, तो ये अप्रोच गलत मानी जाएगी। आपने यहीं से यहीं देखना है कि जिस ईयर में आपने अर्न किया उस ईयर में आपके खर्चे कितने हैं, तो ये मैचिंग होना चाहिए। तो एक बेस है, एक प्रिंसिपल है, एक आधार है, ये प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है अकाउंट में। फीचर क्या हो सकते हैं, विद दिस प्रिंसिपल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज इजी। इसके हिसाब से प्रॉफिट निकालना आसान होता है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एक बार थोड़ा सा समझ लो कि एडजस्टमेंट इसमें चलता है। ये आपकी एडजस्टमेंट एक दो करके देखते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट, आगे आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये बैलेंस शीट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर आपने लिखा टू सैलरी 40,000 रुपये, लेकिन प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने 6,000 की सैलरी उसकी नहीं दी, लेकिन इस साल का सैलरी एक्सपेंसेस 46 था, ये आपने यहाँ पे रखा, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया 6,000 रुपये। तो जो आपने ये करके दिया है, तो ये एक टाइम का सारा एक्सपेंडिचर आपने कैलकुलेट किया है, जिससे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट वाला प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। एक पॉइंट और है, एक एडजस्ट आपका प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल का मतलब है एक साइड यदि डेबिट इफेक्ट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट इफेक्ट हो रही है, यानी इसके 2 अकाउंट्स इफेक्ट, 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। सपोज करिए यहाँ आपने सैलरी पे की तो आपने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ 1,000 रुपये, यहाँ 1,000 रुपये। आप देखो सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। और लेके देखो एक बार डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। तो इसका मतलब है डुअल एस्पेक्ट, जब कोई ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं और वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट में एक और चीज़ है, ये एक फॉर्मूला याद रखें कि सर असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। यदि आपने लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, और यदि आपने कैपिटल ढूंढना है तब आप क्या करेंगे,
तब असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका मतलब होता है कि जो ये इक्वल है तो इसके दो पार्ट हो, एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी। यदि यहाँ पर कोई चेंज आता है, कोई असेट परचेज करते हैं, उसकी वजह से कैश बढ़ता घटता, तो दूसरी साइड में भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो दोनों तरफ जाता है। इसका ड्यूअल इफेक्ट का मतलब है टू अकाउंट, दो अकाउंट पर इसका असर पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने डाउट लो, टीचर्स को भेजो और इन चीज़ों को फेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।